हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th क्रैश कोर्स के तहत इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो ये हमारा लेक्चर 2 है। इससे पहले लेक्चर 1 अपलोड हो चुका है। जो नहीं देखे हैं उसका लिंक हम इस वीडियो में दे देंगे। और ये हमारा लेक्चर 2 है। आइए इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया है, चेक और बैंक ड्राफ्ट में अंतर स्पष्ट कीजिए। बैंक ड्राफ्ट में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बैंक में आपको जो है चेक भी मिलता है और बैंक ड्राफ्ट भी मिलता है। दोनों में क्या डिफरेंट है? चेक और बैंक ड्राफ्ट में क्या डिफरेंट है, क्या अंतर है? ठीक ना। पहले लिखेंगे यहाँ पे चेक के बारे में। ठीक, पहले लिख लेते हैं, फिर हम लोग इसको समझेंगे। तो क्या है कि चेक किसी भी समय जारी किया जा सकता है। चेक किसी भी समय जारी किया जा सकता है। और उसका उपयोग किसी के भी द्वारा किया जा सकता है। और इसका उपयोग किसी के भी द्वारा किया जा सकता है। ये वो चेक के बारे में। ठीक ना। अब लिखेंगे बैंक ड्राफ्ट के बारे में। ये बैंक ड्राफ्ट एक निश्चित राशि के लिए निश्चित राशि के लिए बैंक द्वारा जारी किया जाता है। एक निश्चित राशि के लिए बैंक द्वारा जारी किया जाता है। और केवल भुगतानकर्ता द्वारा उपयोग किया जा सकता है। और केवल भुगतानकर्ता द्वारा उपयोग किया जा सकता है। तो क्या चेक और बैंक ड्राफ्ट में क्या अंतर है? चेक और बैंक ड्राफ्ट में क्या अंतर है, पहले समझ लेंगे इसको। चेक किसी भी समय जारी किया जा सकता है। बस चेक को जारी करने के लिए कोई समय सीमा नहीं है, कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है। ये जब चाहे तब जारी किया जा सकता है। और इसका उपयोग किसी के भी द्वारा किया जा सकता है, चाहे बैंक में तुम्हारा खाता हो चाहे नहीं हो। जिसका खाता बैंक में है वो भी इसका उपयोग कर सकता है, जिसका खाता बैंक में नहीं है वो भी इसका उपयोग कर सकता है। जैसे मान लो कि हम अभी कोचिंग पढ़ाते हैं, ठीक। कुछ बच्चा हमको पेमेंट नहीं देके मान लो कि क्या दे दिया, चेक दे दिया, ठीक ना। वो दे दिया एसबीआई बैंक का चेक और मेरा अकाउंट एसबीआई बैंक में नहीं है, फिर भी हम चेक का उपयोग कर सकते हैं, ठीक ना। चेक का उपयोग कोई भी कर सकता है। अब देखो बैंक
बैंक ड्राफ्ट एक निश्चित राशि के लिए बैंक द्वारा जारी किया जाता है। इसका राशि मतलब पैसा लिमिट होता है, ठीक ना। चेक में जितना चाहो वैसा पैसा लिख सकते हैं, 10 लाख, 20 लाख, 2 लाख, 20,000, 50,000, 1 लाख लिख सकते हैं, लेकिन ये फिक्स रहता है, फिक्स राशि रहता है कितना रहेगा। और ये बैंक द्वारा ही जारी किया जाता है। चेक बैंक ड्राफ्ट कोई आदमी जारी नहीं कर सकता, ये तुमको बैंक द्वारा ही जारी किया जाएगा और केवल भुगतान करता द्वारा उपयोग किया जाएगा, ठीक ना। जो इसका भुगतान करता है, जो कि पैसा को चुकाएगा, वही केवल इसका जो बैंक ड्राफ्ट का उपयोग कर सकता है। तो ये है चेक और बैंक ड्राफ्ट में अंतर, इसको नोट करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि वैश्वीकरण के 4 सकारात्मक प्रभाव बताइए। सकारात्मक यानी पॉजिटिव, ठीक ना। वैश्वीकरण के बहुत सारे मतलब कि पॉजिटिव पॉइंट है, निगेटिव पॉइंट है, तो हमसे 4 सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव पॉइंट पूछा गया है, ठीक। तो लिख लेते हैं पहले, फिर समझेंगे। उत्तर में लिखेंगे कि वैश्वीकरण के 4 सकारात्मक प्रभाव निम्न हैं। 4 सकारात्मक प्रभाव वैश्वीकरण के 4 सकारात्मक प्रभाव निम्न है। निम्न नीचे है। तो पहला देखो, पहला लिखेंगे आर्थिक उन्नति और गरीबी में कमी। आर्थिक उन्नति और गरीबी में कमी। गरीबी में कमी। दूसरा पॉइंट दिया गया है, दूसरा लिखेंगे नौकरियों का सृजन। नौकरियों का सृजन। तीसरा पॉइंट दिया गया है प्रौद्योगिकी तक अधिक पहुंच, ठीक ना। क्या उसका प्रौद्योगिकी तक अधिक पहुंच। चौथा लिखेंगे नए सामाजिक आंदोलनों का उद्भव। नए सामाजिक आंदोलनों का उद्भव। तो क्या वैश्वीकरण के 4 सकारात्मक प्रभाव बताइए। तो कौन। तो 4 सकारात्मक यानी पॉजिटिव थिंकिंग निम्न है। पहला, आर्थिक उन्नति और गरीबी में कमी। वैश्वीकरण के कारण जो है हमारा आर्थिक कंडीशन यानी कि पैसे कौड़ी की जो तंगी चल रही है वो दूर होगा और हमारा गरीबी में भी कमी आएगा। नौकरियों का सृजन, इसमें जो वैश्वीकरण के कारण नौकरियों का सृजन होने लगा, नए नौकरी के क्या होने लगे, वैकेंसियां आने लगी, ठीक ना। और नौकरी के करना थोड़ा मान लो आसान हो गया। प्रौद्योगिकी तक अधिक पहुंच, ठीक ना। प्रौद्योगिकी मतलब हुआ कि समझो मोटा मोटी जो ना कि क्या कहता है उसको, रिसर्च तक हमारा एक तरह का समझो अधिक पहुंच हुआ है कि हम लोग जो है अधिक योग्यता होने के बावजूद भी वहां तक नहीं पहुंच पाते थे। और नए सामाजिक आंदोलनों का उद्भव, समाज में जो आदमी पूरा चुपचाप थे, कुछ नहीं बोलते थे, वैश्वीकरण की उन्नति को देखकर अब वो भी क्या हुए तो बोलने लगे। तो ऐसे नए सामाजिक आंदोलनों का क्या हुआ, उद्भव हुआ। इसको नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला तीसरा क्वेश्चन दिया है कि वित्तीय संस्थाओं का क्या कार्य है, यानी वित्तीय संस्था कौन कौन सा कार्य करती है उनको लिखना है। वित्तीय संस्थाओं का क्या कार्य है, तो इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग।
उत्तर होगा इसका कि वित्तीय संस्थाओं का मुख्य कार्य, वित्तीय संस्थाओं का वित्तीय संस्थाओं का मुख्य कार्य, जमा करना, जमा स्वीकार करना, जमा स्वीकार करना, कोमा अल्पकालीन या दीर्घकालीन, अल्पकालीन या दीर्घकालीन ऋण को देना, ऋण को देना, ऋण को देना है, ये कार्य हुआ। इसके अलावा और भी है, तो वित्तीय संस्थाएं, वित्तीय संस्थाएं वित्तीय संस्थाएं व्यावसायिक संस्थाओं को, वित्तीय संस्थाएं व्यावसायिक संस्थाओं को वित्तीय सुविधाएं जैसे हो गया बैंक ड्राफ्ट, जो कि अभी समझे थे, वित्तीय सुविधाएं बैंक ड्राफ्ट, और साख पत्र जारी करना, कोमा ऋण पत्रों की गारंटी, गारंटी इत्यादि देने का कार्य भी करती है, इत्यादि देने का कार्य भी करती है। समझो आप क्या दिया है। तो वित्तीय संस्थाओं का क्या कार्य है, मतलब वित्तीय संस्था कौन कौन सा काम करते हैं। तो वित्तीय संस्थाओं का मुख्य कार्य जमा स्वीकार करना, अल्पकालीन या दीर्घकालीन ऋण देना। इसका मेन काम क्या है कि यदि किसी को कर्ज दिया गया है तो वो जो कर्ज जो लौटाएगा उसका जमा स्वीकार करना है, ठीक है ना, जमा स्वीकार करना। इसके अलावा यदि किसी आदमी को कर्ज चाहिए तो अल्पकालीन या दीर्घकालीन, अल्पकालीन मतलब कम समय के लिए, दीर्घकालीन मतलब लंबे समय के लिए। अल्पकालीन यानी 1 साल से कम का समय, 6 महीना, 8 महीना, 9 महीना। दीर्घकालीन यानी 1 साल से अधिक का समय, 2 साल, 3 साल, 5 साल। तो जितने समय के आदमी को ऋण चाहिए वो उसको ऋण यानी कर्ज देता है। इसके अलावा वित्तीय संस्थाओं क्या करे, व्यावसायिक संस्थाओं को वित्तीय सुविधा है, व्यवसायिक मतलब जो बिजनेसमैन वगैरह है, जो बिजनेस सब चलाते हैं, उसको बैंक ड्राफ्ट क्या करना, तो प्रोवाइड करवाना। इसके अलावा साख पत्र जारी करना। इसके अलावा जो है व्यवसाय के लिए, रोजगार के लिए ऋण पत्रों की गारंटी देना, ये सब कार्य भी वित्तीय संस्था करते हैं। ठीक, इसको नोट करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि आय का गरीबी के साथ संबंध स्थापित करें। आय यानी कमाई, ठीक ना, कमाई का गरीबी के साथ क्या संबंध है। यदि कोई व्यक्ति गरीब है तो उसके कमाई का उसके साथ क्या संबंध है, ठीक ना। तो ये क्या करना है, इसको यहाँ पे हमको बताना है। पहले क्या करेंगे, इसका आंसर लिख लेंगे, उसके बाद हम इसको समझेंगे। लिखेंगे आय का गरीबी के साथ घनिष्ठ संबंध है। आय का गरीबी से
आय का गरीबी से घनिष्ठ संबंध है, मतलब पूरा घना संबंध है, घनिष्ठ संबंध है। आय का गरीबी से घनिष्ठ संबंध है। बहुत कम आय होने के कारण ही बहुत कम आय होने के कारण ही बहुत कम आय होने के कारण ही कोई व्यक्ति या परिवार या परिवार विपन्नता में जीवन यापन करता है, तथा उसका भोजन वस्त्र शिक्षा भोजन वस्त्र शिक्षा चिकित्सा आदि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है। आदि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है। स्टॉप देखिए। उसके बाद और शिक्षा एवं अज्ञानता के कारण गरीब परिवार की अगली पीढ़ी गरीब रह जाती है। अतः गरीब रह जाती है। ठीक ना, ध्यान देखो। आय का गरीबी के साथ संबंध स्थापित करें। आय जो है, आय मतलब कमाई का हमारे गरीब होने से क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। आय का गरीब से घनिष्ठ संबंध, मतलब पूरा घना संबंध है ना। हमारा कमाई ही बताता है हम गरीब होंगे या अमीर होंगे। तो आय का गरीबी से घनिष्ठ संबंध है। बहुत कम आय होने के कारण ही कोई व्यक्ति या परिवार विपन्नता में जीवन यापन करता है। जिस परिवार की आय यानी कमाई बहुत कम है, ठीक ना, वो परिवार जो है विपन्नता मतलब हुआ कि बहुत गरीबी में, ठीक ना, जीवन यापन करता है, भुखमरी में जीवन यापन करता है। उसका भोजन यानी खाना, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा आदि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है। उसे जो कपड़ा चाहिए, जो खाना चाहिए, पढ़ने लिखने के लिए पैसा चाहिए, उसके बाद यदि बीमार से पड़ गया तो डॉक्टर के यहाँ ले जाना चाहिए। इन सब की पूर्ति नहीं हो पाती है।
इस प्रकार गरीब परिवार के बच्चे क्या होते हैं, तो वो नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक ना। तो अशिक्षा एवं अज्ञानता कारण वो शिक्षित नहीं हो पाते हैं, अशिक्षित ही रह जाते हैं। तो अशिक्षा एवं अज्ञानता कारण गरीब परिवार की अगली पीढ़ी गरीब ही रह जाती है। तो अब गरीब परिवार के बच्चे मतलब पढ़ नहीं पाए तो अब वो जब बड़े हुए तो उन्हें कोई काम नहीं मिला, ठीक ना। तो वही वो अगली पीढ़ी यानी उसके बच्चे जब बड़े होंगे, ठीक, उन्हें कोई काम नहीं मिला तो अशिक्षा यानी कि मूर्ख होने के कारण बेचारा वो भी गरीब रह गया। इसको नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन को क्या दिया कि एटीएम क्या है, एटीएम क्या है, ठीक है ना। हम लोग एटीएम कार्ड का उपयोग लगभग सभी व्यक्ति आज के जमाने में करते हैं ना। उसी बारे में पूछा कि एटीएम क्या है, इसका उत्तर लिखेंगे कि एटीएम कार्ड ग्राहकों को बैंक द्वारा निर्गत एक ऐसा प्लास्टिक कार्ड है, एक ऐसा प्लास्टिक कार्ड है, एक ऐसा प्लास्टिक कार्ड है जिसका उपयोग कर ग्राहक स्वचालित टेलर मशीन स्वचालित टेलर मशीन से कभी भी रुपये की निकासी कर सकता है। स्वचालित टेलर मशीन से कभी भी रुपये की निकासी कर सकता है, रुपये की निकासी कर सकता है। देखो यहाँ पे एटीएम कार्ड ग्राहकों को बैंक द्वारा दी जाती है। कहाँ दी जाती है? बैंक द्वारा। जो किसका बना था? प्लास्टिक का, ठीक ना। एटीएम कार्ड प्लास्टिक का बना हुआ है जो ग्राहक को बैंक द्वारा दी जाती है। इसका उपयोग कर ग्राहक स्वचालित टेलर मशीन, जिस मशीन में हम लोग एटीएम को घुसा के पैसा निकालते हैं, ठीक ना, उसी मशीन को कहा जाता है स्वचालित टेलर मशीन। स्वचालित टेलर मशीन, तो उस मशीन से हम कभी भी पैसे की निकासी कर सकते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि एटीएम का पूरा नाम क्या होता है, एटीएम का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये समझने के लिए लिख लो। तो इसका होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या होता है? ऑटोमेटेड। ये से क्या गया? ऑटोमेटेड, ठीक ना। टी से होगा टेलर और एम से होगा मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। इसका हिंदी ये होता है स्वचालित टेलर मशीन। ऑटोमेटेड मतलब अपने आप चलने वाला, और अपने आप चलने वाला कहते हैं स्वचालित। और टेलर को टेलर ही बोलते हैं, मशीन को मशीन ही बोलते हैं। एटीएम का पूरा नाम होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, यानी स्वचालित टेलर मशीन। ठीक, इसको नोट करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को दिया है कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? पहले इसको लिखते हैं फिर समझेंगे। लिखेंगे यहाँ पे, किसी देश के संपूर्ण आर्थिक व्यवहार को अर्थव्यवस्था कहते हैं। किसी देश के संपूर्ण आर्थिक व्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहते हैं।
अर्थव्यवस्था कहते हैं। किसी देश के संपूर्ण आर्थिक व्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहते हैं। आगे लिखेंगे, यह उस देश की आर्थिक क्रियाओं का वह समग्र है, यह उस देश के की कर दो वह यह उस देश की आर्थिक क्रियाओं का वह समग्र है, जो नहीं, जिनके माध्यम से वह समग्र है, जिनके माध्यम से संसाधनों का उपयोग कर मानवीय आवश्यकताओं की वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। मानवीय आवश्यकताओं की वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। तो क्या दिया, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, ठीक ना। तो किसी देश के संपूर्ण आर्थिक व्यवस्था को ही अर्थव्यवस्था कहते हैं। किसी भी देश के संपूर्ण आर्थिक व्यवस्था को क्या कहते हैं, उस देश की अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक, अर्थव्यवस्था है क्या, यह उस देश की आर्थिक क्रियाओं का वह समग्र है। ठीक ना, अर्थव्यवस्था किसी भी देश के आर्थिक क्रियाओं का वह समग्र है, जिनके माध्यम से संसाधनों का उपयोग करे। ठीक ना, यानी अर्थव्यवस्था के माध्यम से संसाधनों का उपयोग कर मानवीय आवश्यकताओं की, हमें जिस चीज की आवश्यकता होती है, चाहे वो वस्तु हो, ठीक, या किसी का सेवा हो, ठीक ना। सेवा जैसे मान लीजिए कि किसी का प्रोटेक्शन चाहिए, पुलिस का सेवा चाहिए, ठीक ना, आर्मी का सेवा चाहिए, किसी प्रकार की सेवा हो तो उसका उत्पादन किया जाता है। तो यही कहलाता है अर्थव्यवस्था। इसको नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो दिया है कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। कल हम लोग समझे थे मौद्रिक प्रणाली, समझे थे ना, कल के लेक्चर में समझे थे मौद्रिक प्रणाली। आज हम समझेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली। पहले लिख लेते हैं, फिर समझेंगे। उत्तर लिखेंगे इसका कि जब किसी वस्तु का क्रय यानी खरीदना, जब किसी वस्तु का क्रय किसी अन्य वस्तु द्वारा किया जाता है, किसी अन्य वस्तु द्वारा किया जाता है तो इसे जब किसी वस्तु का क्रय किसी अन्य वस्तु द्वारा किया जाता है तो इसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। कहने का मतलब जब कोई वस्तु के बदले वस्तु लेंगे, कल समझाया था, जैसे मतलब मार्कर के बदले 2 गो पेन ले लिए, ठीक ना, किसी के मतलब पेन के बदले क्या ले लिए, एक पेंसिल ले लिए, ठीक। ये वस्तु विनिमय प्रणाली। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए
कि 1 किलोग्राम यानी 1 केजी पालक दिया, बदले में 1 केजी मूली ले लिया। 1 केजी पालक दिया, बदले में 1 केजी मूली ले लिया। किसी को अपने पड़ोसी मान लो 1 फूल गोभी दिए, अब बदले में 1 बंधा गोभी ले लिया, ठीक ना। 1 फूल गोभी दिया और 1 बंधा गोभी ले लिए। वस्तु विनिमय प्रणाली यानी वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन, वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन। और इसमें लिखेंगे जब मुद्रा का आविष्कार, मुद्रा यानी पैसा, ठीक, जब मुद्रा का आविष्कार जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था, जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था तो बाजार में बाजार में वस्तु ही वस्तु के विनिमय का माध्यम था। विनिमय मतलब होता है खरीदना, वस्तु ही वस्तु के विनिमय का माध्यम था। विनिमय का माध्यम था कहने का मतलब हुआ कि जब मुद्रा का आविष्कार, जब पैसा का आविष्कार नहीं हुआ था, तब हम लोग उस समय वस्तु के बदले ही वस्तु का लेन देन करते थे, ठीक ना। वस्तु दिए, दूसरा वस्तु लिए। इसको नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया? प्रति व्यक्ति आय क्या है? प्रति व्यक्ति आय क्या है? समझो इसको, प्रति व्यक्ति आय क्या है? उत्तर, ठीक ना। प्रति व्यक्ति आय किसी देश के प्रति व्यक्ति आय किसी देश के प्रति व्यक्ति आय किसी देश के नागरिकों की औसत आय है। औसत आय है। प्रति व्यक्ति आय किसी देश के नागरिकों की औसत आय है। किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय में किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है, आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है, उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। क्या? प्रति व्यक्ति आय किसी देश के नागरिकों की औसत आय, नागरिक यानी आबादी, ठीक ना। किसी देश में एक व्यक्ति कितना कमाता है वही क्या कहलाता है? प्रति व्यक्ति आय। इसको कैसे निकालेंगे? किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर, मतलब वह कोई देश एक साल में जितना कमाता है, जैसे मान लो भारत ही है, वो एक साल में कितना कमाता है, ठीक, उस कमाई में कुल जनसंख्या से उस देश में कितने आदमी हैं, जैसे भारत में कुल कितना जनसंख्या है, ठीक, वो उससे भाग देने पर, ठीक ना, जो भी भागफल आएगा वही प्रति व्यक्ति आय कहलाएगा। यानी किसी भी देश में कुल देश में जो है, यानी वो देश कितना कमाता है, उसके कमाई में उस देश की जनसंख्या से जब भाग लगा देंगे, जो भी भागफल मिलेगा वही क्या कहलाएगा? प्रति व्यक्ति आय कहलाएगा। तो आज के लिए इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।